का मतलब होता क्या? बंदा सामने होता है। इंटरव्यू का मतलब अपना नॉलेज किसी को देना, सामने वाले को अगर क्वेश्चंस हो रहे हैं उसको आंसर देना सर। यानी कुछ भी हमसे पूछा जाता है, कोई भी इंफॉर्मेशन हमारे बारे में, वो हमारा इंटरव्यू होती है। लेकिन ज्यादातर जो किसी नौकरी के लिए या किसी और चीज के लिए हम जाते हैं तो भी एक तरह से इंटरव्यू कहलाता है, साक्षात्कार बोलते हैं जिसे। एंड उसमें कुछ चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जिसकी वजह से अक्सर लोगों का सिलेक्शन नहीं होता है। यानी आपने सुना होगा फर्स्ट इम्प्रेशन द लास्ट इम्प्रेशन। तो इन चीजों को सबको ध्यान रखना होता है, कैसे क्या करना है। तो सबसे पहली चीज तो ये, एक वर्ड आता है फॉर्मल, एक आता है इनफॉर्मल। आप जानते हैं? यस सर। क्या होता है? फॉर्मल एक्सप्लेन कैसे है जी? फॉर्मल इनफॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल जैसे सर हमको स्कूल्स में अपने जो लेटर्स देना होते हैं और ऑफिशियल जो भी हमको देना होता है वो इनफॉर्मल में होता है। अच्छा ठीक है, मैं बता देता हूँ। देखिए, जैसे फॉर्मल कपड़े आप लोगों ने सुने होंगे, है ना? फॉर्मल कपड़े, इनफॉर्मल कपड़े। तो फॉर्मल कपड़ों का मतलब ये होता है कि ऐसे ऐसे कपड़े, चाहे लड़कों के हो चाहे लड़कियों की, ऐसे कपड़े जिन्हें पहनकर आप किसी भी पार्टी फंक्शन को अटेंड कर सकते हैं, साथ ही साथ किसी इंटरव्यू में भी जा सकते हैं, स्कूल कॉलेज में अगर आप पढ़ाते हैं या पढ़ते हैं तो वहां भी जा सकते हैं। इस तरह के कपड़े, जैसे सिंपल जो लड़कों के लिए होता है वो सिंपल पैंट होती है ना, और शर्ट, और फॉर्मल शूज, वो भी एकदम ब्लैक। इस तरह के कपड़े, ये हो गया फॉर्मल ड्रेस। इनफॉर्मल इसके अलावा कुछ भी, यानी इनफॉर्मल का मतलब ऐसा ड्रेस जिसे पहनकर आप शादी ब्याह पार्टी तो अटेंड कर सकते हैं लेकिन कहीं किसी इंटरव्यू में नहीं जा सकते। जैसे जीन्स हो गया, है ना, जीन्स और टी शर्ट पहनकर आप इंटरव्यू में जाएंगे तो इंटरव्यू में सिलेक्शन, इंटरव्यू ही नहीं होगा क्योंकि आप प्रॉपर यूनिफॉर्म में नहीं है इंटरव्यू की। हाँ, इवन हाफ आस्तीन की जो शर्ट होती है वो भी इनफॉर्मल ही मानी जाती है, फॉर्मल नहीं मानी जाती। हाँ, और जो सिंपल शर्ट्स होती है ना, जो सिलवाई जाती है, उस तरह की शर्ट फॉर्मल कहलाती है। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट तो यही है कि भाई आप क्या पहन कर जा रहे हैं। देखिए, सबके लिए एक चीज है कि भाई ब्लैक पैंट और व्हाइट शर्ट, ये इतना ज्यादा कॉमन कॉम्बिनेशन है पूरी दुनिया के अंदर कि 90% लोग इंटरव्यू के दौरान इसी को पहनना पसंद करते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि अगर आपने ब्लैक पैंट एंड व्हाइट शर्ट पहनी हुई है, वो भी आपके साइज की, ये ना हो कि भाई हमारे पास तो नहीं है तो हम किसी के भी लाओ भैया की पहन ले या छोटे वाले पहन ले तो वो देखने में अजीब लगे। सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये भी है कि आप अपने हिसाब से अपने कपड़े पहन कर जाए। इंटरव्यू में मांग कर कपड़ा पहनने से दिक्कत हो जाती है कि आपके साइज से फिट नहीं होता है, वो मिसफिट हो जाएगा। जब मिसफिट रहेगा तो भी ऑड लगेगा। मैं आपको बताऊं, एक मैं इंटरव्यू देख रहा था एंड इंटरव्यू इतना तगड़ा इंटरव्यू था, आईएएस का इंटरव्यू, और उसमें पता है किस चीज को फोकस किया गया? बताऊं आपको?
आपको मैं, Yes, sir. वो ये है कि इंटरव्यू के लिए जब वो बंदा गया तो उसने कोट पैंट, ठीक है, और शर्ट तो पहनी, टाई लगा रखी थी, ऐसे सीधा उसने कोट के बटन बंद थे, उसने एंट्री की। तो जैसे उसने एंट्री की, बैठने चला, तो सामने जो अधिकारी बैठे थे उन्होंने कहा एक्सक्यूज मी, कोट के बटन खोलिए। तो उन्होंने कहा जी, इन कोट के बटन खोल दीजिए। उसने कोट के बटन खोले, कहा आप बैठ जाइए। तो उसने कहा कि सर मैं जान सकता हूँ सर आपने ऐसा क्यों कुछ कहा करने के लिए। तो ये कहा कि मैं देख रहा था कि जो तुम्हारा कोट है ना, ये तुम्हारे कुछ ज्यादा ही फिट है, जिसकी वजह से तुमने जबरदस्ती बटन कर रखा है बंद इसका। तो जब तुम अभी बैठोगे इसे बंद करके, तो साइड से ना अंदर से तुम्हारी शर्ट बाहर झांकेगी, बीच से मतलब, क्योंकि जब कोट ऐसे फटेगा ना, जबरदस्ती टाइट रहेगा तो बैठेगा, तो कोट के बीच से जगह ऐसे हो जाएगी ना जब बैठ जाएगा वो, तो अंदर की शर्ट बाहर दिखाई देगी जरा सी। तो कह रहा ये देखने में हमारा ध्यान बार बार वहीं जाएगा, तो डिस्टर्ब होगा, इसलिए मैंने कहा बटन खोलकर आराम से फ्री होकर बैठिए। इसका मतलब साफ ये था कि वो जो कोट था वो उसका नहीं था, कि अगर होगा तो छोटा हो गया होगा, ज्यादा फिट हो गया उसके ऊपर। बात समझ रहे हैं मेरी, मैं क्या करूं? नहीं? समझे सर? हाँ, लड़के नहीं है इसमें आज? ज्वाइन तो है सर, लेकिन वो नहीं हो रहे सर। भाई महबूब आलम को अनम्यूट किया कई मरतबा मैंने, अयान अख्तर, यस। जाकिर हुसैन, नवाब साहब, हाँ एक आध लोग हो जाओ, हिलो डुलो, क्योंकि लड़कों के बारे में बात कर रहे हैं, लड़कियां जवाब दे रही तुम लोगों के बारे में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या मैंने बताई बेटा? यूनिफॉर्म, यानी ड्रेस हमारा जो है वो, यूनिफॉर्म तो नहीं कह सकते, हाँ ड्रेस, आउटफिट हमारा जो है वो फॉर्मल होना चाहिए पूरी तरीके से। लड़के और लड़कियों दोनों के लिए है ये चीज है। अब लड़कियों में फॉर्मल क्या है ये आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मुझे बताने की कोई जरूरत नहीं है। यस सर। भाई आप लोगों में फॉर्मल, अगर आप पैंट और पहनती हैं शर्ट तो कोई दिक्कत नहीं, सेम कपड़ा पहनकर जा सकते हैं। अदरवाइज आपका जो फॉर्मल ड्रेस है वो आप जो आपके कल्चर के हिसाब से जो पहनते हैं वो, लेकिन बहुत ज्यादा कलरफुल नहीं होना चाहिए। ओके सर। हाँ, जो सिंपल ड्रेस आपकी होती है, चाहे आप साड़ी पहनिए सिंपल, ठीक है, चाहे आप शलवार कमीज पहनिए, लेकिन सिंपल जो होती है एकदम, कोई बहुत उस पर डिजाइन नहीं, कुछ भी नहीं। क्योंकि जैसे आपने देखा ना लड़कियों के स्कूल के जो यूनिफॉर्म होते हैं, ठीक है, अयान अख्तर तो हमेशा पीछे रेडियो लगाकर सब आते हैं ऑनलाइन। तो ये चीज है बेटा, है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मल ड्रेसअप होना। अब दूसरे नंबर पर आता है ग्रूमिंग। ग्रूमिंग, ग्रूमिंग पता है किसी को? नगमा अंसारी को पता होगी। शादी के टाइम पे जो आउटफिट पहनते देखा, सीधा अपने मेकअप में पहुंच गई है। सर आपने पूछा ही उस तरीके से था तो मैंने उसी पॉइंट पे आंसर कर दिया। हाँ बेटा, मुझे पता था, जैसे मैं कहूंगा नगमा अंसारी, आप जानेंगे कि हाँ सैलून के बारे में पूछा जा रहा है। तो बात तो ये है कि ग्रूमिंग का मतलब तो यही होता है। किसके यहाँ आफत मची हुई है भाई? नावेद, देखिए ग्रूमिंग का साफ साफ मतलब ये है कि हमारा हेयर स्टाइल, ठीक है, और हमारा जो स्टबल है, जो हम रखते हैं या नहीं रखते हैं, ये यानी हमारे चेहरे से जुड़ा हुआ, सीधा सीधा। और साथ साथ में हाथ के अंदर के जो नाखून है वो, ये ग्रूमिंग का पार्ट होते हैं, क्योंकि ये चीजें ओपन रहती हैं, लड़का हो या लड़की हो। राइट तो अगर हाथ हाथ के नाखून की बात करें, सबको पता है बड़े नाखून वैसे भी मनूहियत होते हैं, इस्लाम में भी मना है, और साफ सफाई भी इसकी नहीं होती। गल्फ गंदे भी में, बहुत लगते हैं। जी हाँ, गल्फ में असल में इसको लोग अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि गल्फ में फैशन के लिहाज से लड़कियां रखती हैं बड़े बड़े नाखून,
लेकिन जनरली अगर कोई ऐसी कंपनी है जो मुस्लिम बेस्ड कंपनी है तो वो भी इन चीजों को नोटिस करती है ना। तो Yes, गर्ल्स sir. को भी लंबे नाखून रख के इंटरव्यू में नहीं जाने चाहिए। और अगर मान लीजिए कोई जाता है तो उसको उसको खूब अच्छे से पॉलिश वगैरह लगा के तब जाना चाहिए। उस पर गंदगी बिल्कुल भी ना हो। पहली बात तो नाखून ही बड़े न हो, लेकिन मान लीजिए अगर कोई रखता है और इंटरव्यू देने जा रहा है तो उसको सफाई करके अच्छे से उसके ऊपर, है ना, जो आपकी नेचुरल पॉलिश होती है उसको लगा कर तब जाए। लड़कों में तो कतई अलाउ ही नहीं है कि उनके नाखून बड़े होने चाहिए, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज ये हेयर स्टाइल बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अगर बाल आपके बहुत बड़े हैं तो भी दिक्कत है, ठीक है, बहुत बड़े हैं तो भी दिक्कत है कि ज्यादा बड़े बाल इंटरव्यू में अलाउ नहीं किए जाते हैं। और अगर बाल बड़े हैं आपको तो आपको उसका स्टाइल बनवाना पड़ेगा, यानी उसके एक फॉर्मल स्टाइल में। जैसे ही आप गूगल पर डालोगे फॉर्मल हेयर स्टाइल फॉर लॉन्ग हेयर तो सर आपको उसमें तो बहुत सारे। हेयर हेयर बन जो रहता है ना जॉब पे, वही बनाते हैं। जी जी जी। अच्छा, ये तो मैं नहीं जानता जो आप कह रही हैं हेयर बन क्या होता जूड़ा है। जूड़ा सर, जूड़ा बनाते हैं। नहीं, हाँ, लड़कियों की बात तो नहीं कर रहा हूँ मैं। अभी अच्छा, तो सॉरी सर। अभी तो इन लोगों की बात कर रहा हूँ, लड़कों की। तो बॉयज में यही है कि भाई हेयर स्टाइल में बहुत बड़े बाल रख के इंटरव्यू अटेंड नहीं किया जाता है, क्योंकि रीजन उसके पीछे सबसे बड़ा ये है कि इंटरव्यू के दौरान अगर ज्यादा बड़े बाल हैं तो वो आपको डिस्टर्ब जरूर करते हैं, है ना कहीं वो बाहर आएंगे, गिरेंगे जरूर माथे के ऊपर या चेहरे के ऊपर, और बार बार आपको उसको सही करना पड़ेगा, जो बहुत ज्यादा एनॉइंग होता है। सामने वाले को पसंद बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि उसको ये लगेगा कि आप स्टाइल मार रहे हैं बालों को ऊपर खींच कर। अगर इत्तेफाक ये हुआ कि आपका इंटरव्यू जो ले रहा है वो गंजा हो तो वो चिढ़ भी जाता है। हाँ, वो चिढ़ जाता है कि मेरे बाल नहीं, ये बार बार बाल का स्टाइल मार रहा है, मुझे रोज चिढ़ाएगा मेरे ऑफिस में आकर, इसको रखो मत। तो इस बात का ध्यान रखना है कि ज्यादा बड़े बाल लेकर इंटरव्यू देना नहीं जाना है। अगर जा रहे हैं तो कुछ ऐसा स्टाइल बनाकर जाइए कि बाल आपको डिस्टर्ब ना करे, ठीक है। Yes, sir. अब बात करते हैं चेहरे की। चेहरा साफ सुथरा होना चाहिए। मैंने ये नहीं कहा कि गोरा होना चाहिए, है ना, क्लीन साफ शेव। सुथरा होना चाहिए। साफ सुथरा का मतलब नहीं क्लीन शेप नहीं भाई, जो नहीं रखता है दाढ़ी उसकी मैं बात कर रहा हूँ, वो क्लीन शेप रहे। जो क्लीन शेप रहता ही है, लेकिन पता क्या चला, 4 दिन पहले क्लीन शेप करवाया था, 4-5 दिन हो गए, आज आवाज इंटरव्यू देने पहुंच गए ऐसा ही चेहरा लेकर, तो वो सही नहीं है। उनको फिर एकदम साफ सुथरा क्लीन करके तब जाना पड़ेगा। अगर आप स्टेबल रखते हैं, अगर आप दाढ़ी रखते हैं तो स्टेबल को आपको सेट करना पड़ेगा। ये नहीं कि स्टेबल रखी हुई है तो ऐसे ही हम पहुंच गए। स्टेबल को खूब अच्छे से सेट करके तब आप जाइए, समझे आप। Okay, sir. हाँ, तब आप जाइए और स्टेबल को सेट करके जाइए, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आजकल हर कोई दाढ़ी रखता है, स्टेबल रखता है। और इस्लामी लिहाज से भी जो लोग दाढ़ी रखते हैं, है ना, तो चूंकि इस्लाम में भी है कि हाँ चेहरे पे जो एक्स्ट्रा वाले बाल हैं उनको आप हटा सकते हैं, ठीक है, ये चीज है। Yes. तो वैसे साफ सुथरे बनकर जाइए। और ये हो गई ग्रूमिंग देखिए आपकी, है ना। ये, और इसमें जानते हो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, बता दूं मैं, इसमें जो नाक के अंदर के बाल रहते हैं, अक्सर मैंने देखा है इस चीज को, और कई जगह मैंने नोटिस भी किया कि मैं कई इंटरव्यूज में गया, वहां पर इतनी छोटी सी चीज के लिए इंटरव्यू से बाहर कर दिया गया, क्योंकि यार ये बहुत ना अनहाइजेनिक लगता है। यहाँ मतलब कुछ लोगों का ऐसा मसला है कि वो दाढ़ी अपने हाथ से सेट कर लिए और छोड़ दिए, नाक के अंदर के बाल बाहर लटक रहे होते हैं, मूछ तक उनकी। हाँ, तो ये सब देखने में इतना गंदा लगता है, वो सीधा रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। तो ये है तो वो छोटी सी चीज, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, है ना। बॉयज Yes. में ज्यादा राइट। मसला होता है, ये बॉयज की बात कर रहा हूँ मैं, है ना। आप लोग मत समझना कि सर हम लोग के नाक में बाल कहाँ लटकते हैं बाहर। तो अब देखिए ये हो गया बेटा, अब ये हो गई ग्रूमिंग आपकी, यानी आपका चेहरा, है ना, आपका हेयर स्टाइल, ये सारी चीजें, आपके हाथ साफ हैं एकदम बिल्कुल। अब जो भी आपकी डिग्रीज होती हैं, जो आपकी पढ़ाइयाँ होती हैं, उनको हम एक पेपर में पूरा कंप्यूटर से नोट करवाते हैं, उसे क्या बोलते हैं बताइए। Biodata. पोर्टफोलियो। Resume, sir. बायोडाटा रिज्यूम। नहीं, resume। रिज्यूम। समझ लीजिए, पहले पहली बात तो रेज्यूम नहीं सीवी। होता है, रेज्यूमे। भी कहते हैं। रेज्यूमे, सर सीवी भी रेज्यूमे, होते हैं ना। रेज्यूमे। रेज्यूम नहीं होता है, रेज्यूमे होता है। रिज्यूमी। रिज्यूमी नहीं, रिज्यूमे।
रिज्यूमे, तो सीवी क्या होता है सर? अब वही बता रहे हैं, देखो 3 वर्ड आप लोगों ने सुने होंगे, मोस्टली 3 वर्ड ये ज्यादा चलते हैं, बायोडाटा, रिज्यूमे और सीवी, है ना। अब समझिए बायोडाटा कहते किसे हैं। बायोडाटा का मतलब होता है कि आपकी पूरी बायोग्राफी उसमें लिखी हुई है, यानी आपकी फिजिकल जो स्ट्रेंथ है, आपकी जो एजुकेशन है, आपका कॉम्प्लेक्शन कैसा है, आपकी हाइट कितनी है ना, इस तरह की चीजें। और जो बायोडाटा का संबंध है वो असल में नौकरी से नहीं होता, शादियों से। बायोडाटा का संबंध है वो होता है शादी ब्याह से। जैसे जैसे हमारे यहाँ तो मुझे नहीं लगता इतना ज्यादा है ये सब, लेकिन नॉन मुस्लिम्स में या फिर और भी जो लोग हैं उनके यहाँ शादी ब्याह में बायोडाटा मांगा जाता है। सर और यहाँ पे बायोडाटा में, जी, सर आपके यहाँ भी रिज्यूम मांगा में क्या जाता क्या है। होता है? बेटा बता रहा हूँ, पहले बायोडाटा से शुरू किया है, बता रहा हूँ, है ना। कोई कुछ कह रहा था। जी, किस खानदान से हैं वगैरह वगैरह यही सब पूछते होंगे बायोडाटा। खानदान से नहीं बायोडाटा का, पूछते हैं। हम्म, शादी वादी के लिए सर हम कह रहे हैं, ये सब तो वही बायोडाटा चीज पूछते है, शादी ब्याह के लिए जो चीजें पूछी जाती हैं, जो क्वेश्चन आंसर होते हैं, वो सब ऐसे ही होते हैं कि भाई, हाँ, क्या नाम, क्या पता, क्या एड्रेस, पर्सनल एड्रेस, है ना, परमानेंट एड्रेस, फैमिली एंड मेंबर्स। सारी इंफॉर्मेशन, घर में कौन कौन है, ठीक, इस तरह की चीजें, क्या करते हैं आप, क्या करते हैं, क्या पढ़ाई है, ये सारी फादर चीजें। और और फादर साथ और साथ में ब्रदर का आपकी, ऑक्यूपेशन भी मेंशन रहता है। जी हाँ हाँ हाँ, और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आपकी फिजिकल वो लिखी जाती है उसके अंदर, है ना, बायोग्राफी। फिजिकल, लाइक आपकी हाइट कितनी है, पर्सनालिटी कैसी है आपकी, आंखों का कलर कैसा है, बालों का कलर कैसा है, ये सारी चीजें भी ऐड की जाती है। कॉम्प्लेक्शन कैसा है, गोरे हैं, काले हैं, है ना, ये यस। सब चीजें ऐड की जाती है। तो इसका इंटरव्यू से मतलब नहीं, पहली चीज। ये इंटरव्यू के लिए होता तो है, लेकिन शादी वाला इंटरव्यू जो होता नहीं है, उसके यस। लिए ये होता है। हैं। अब बात करते हैं रिज्यूमे। देखिए रिज्यूमे और जो सीवी, ये दोनों वर्ड हैं, ये मोस्टली एक ही तरह के हैं। एंड अगर आप देखेंगे तो कुछ लोग इसके अंदर इन दोनों को ना डिफरेंशिएट कर देते हैं कुछ चीजों से। मैं बता देता हूँ। रिज्यूमे जो होता है उसमें आप अपनी नौकरी के लिए जो चीजें आपके पास हैं आप ऐड करते हैं। जैसे आपका पर्सनल डिटेल, सबसे पहली चीज। उसके बाद आपकी एजुकेशनल डिटेल जो उसमें होती है वो, और आपका एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस का मतलब कि आपने इससे पहले क्या काम किया, कैसे काम किया, ठीक है, और आपने कितने दिन तक काम किया वहां पर, क्यों आपने नौकरी छोड़ी, इस तरह की चीजें। तो अब देखिए सीवी के अंदर आपने, सॉरी, रिज्यूमे में आपने ये सारे चीजें ऐड कर दी। एंड सीवी में भी सेम, सीवी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है क्यूरिकुलम विटे, है ना, दैट इज कॉल्ड क्यूरिकुलम विटे, क्यूरिकुलम विटे, क्यूरिकुलम विटे। जी। सर ये कौन सी तो लैंग्वेज होता है सर? है, इसका मतलब क्या होता मतलब हिंदी में बड़ा भयानक होगा कोई, सर अभी इसीलिए जो हम लोग एक सीवी वर्ड बोलते यूज हैं। हो रहा है पोर्टफोलियो, वो भी तो यूज करते हैं। अब यूज करने लगे। वही तो हम कह अब रहे हैं। हम्म, अब पोर्टफोलियो भी यूज करते हैं। तो अब चूंकि देखिए मसला क्या है, मैंने जैसे बताया, हमेशा आपसे कहते हैं कि अंग्रेजी में ना अपडेशन होते ही रहते हैं। तो इसमें हर आदमी को इसीलिए कुछ नया पसंद है, तो कुछ ना कुछ सर हम, नया ऐड जब करते हैं। आपने पूछा तो हमने इसीलिए पोर्टफोलियो बोला। हाँ, तो मैंने सुना नहीं था मैम जो आपने कहा था। ओके। हम्म, तो अब देखिए बेटा, रिज्यूमे और सीवी में मात्र इतना सा ही फर्क होता है। वो भी हर कोई नहीं कहता इस फर्क को, कुछ लोग इस फर्क को बताते हैं कि भाई रिज्यूमे में आप एक्सपीरियंस ऐड नहीं करिए, यानी अगर आप फ्रेशर हैं, अगर आपने इससे पहले नौकरी कभी नहीं की, तो आप अपना हेडिंग पे लिखेंगे रिज्यूमे, ठीक है। अगर आपने नौकरी पहले कहीं नहीं की, बस आपने पढ़ाई कर रखी है, सारी तैयारी आपकी बहुत अच्छी है, और आप नौकरी देने जा रहे हैं, इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो आप अपने जो आपके कागजात हैं, जो आपने 2 पेज छपवाए हैं जिसमें आपने अपनी डिटेल लिखवाई है,
उस पे आप हेडिंग लिखेंगे रेज्यूमे, ओके और उसके नीचे सारी डिटेल, कैरियर ऑब्जेक्टिव होता है, उसमें कई चीजें होती हैं, है ना। बाकायदा मैं ऐसे जो लिस्टिंग कर दूंगा, या व्हाट्सएप पे मैं ना थोड़ा वो भेज दूंगा, क्या बोलते हैं, सैंपल। ओके ठीक है, सैंपल, यस। सैंपल। हाँ, सैंपल भेजूंगा, आप लोग उसके लिहाज से अपना सीवी तैयार कर सकते हैं। ठीक है। ओके तो अब देखिए चीज क्या मैं बता रहा हूँ, रिज्यूमे इसका मतलब उसमें एक्सपीरियंस ऐड नहीं करना है। आप फ्रेशर के लिए रिज्यूमे होता है, और जो एक्सपीरियंस्ड हैं, जिन्होंने जॉब कर रखी है पहले, they have done many jobs many where and they spent many years in their profession, so they are not supposed to make resume, they are going to add their experience in cv। ठीक है, यस उनके लिए cv for those who are having experience, and वो अपने सीवी में भी द सेम वे में चीजें लिखते हैं, बट आल्सो दे इंक्लूड देयर एक्सपीरियंस वन बाय वन। तो सीवी जो होते हैं ना, वो कई पेजेस में हो जाते हैं, 3 4 5 पेजेस में भी हो जाते हैं। क्योंकि अगर मान लो कोई 10 साल का एक्सपीरियंस है, एंड इन दोस 10 years ही हैज डन मेनी जॉब्स मेनी वेयर, तो हर जगह का डिटेल उसको उसमें डालना होता है। समझे आप? यस सर इसीलिए उसको सीवी टीवी में बोलते हैं, करिकुलम। हाँ, करिकुलम पे थे उसको बोलते हैं इसीलिए। लेकिन लेकिन ये मैं कह रहा हूँ, कुछ लोग इसमें डिफरेंशिएट करते हैं, लेकिन अक्सर लोग नहीं करते, वो रिज्यूमे में भी ऐड कर देते हैं एक्सपीरियंस। तो इतना ज्यादा ये मैटर नहीं करता है हिंदुस्तान में, सबसे पहली चीज। ठीक है, कि जी। अगर आप सोचो नहीं यार हम तो फ्रेश, हम सीवी लिख ही नहीं सकते, तो ऐसा नहीं है कि आप लिख ही नहीं सकते। तो ये है बायोडाटा सीवी रिज्यूमे। जैसा कि मैम ने पोर्टफोलियो बताया है, तो लोग उसको भी ऐड करते हैं, है ना। उसको भी ऐड कर देते हैं, उसको भी लिख देते हैं, सारी चीजें ढाली डिटेल अपने बारे में, उसको भी आप चाहे तो। लेकिन चूंकि अभी बहुत ज्यादा वो इतना पॉपुलर नहीं है, इतना ज्यादा लोग यूज नहीं करते हैं, हर कोई रिज्यूमे ही बोलता है। इवन जो मे बी अपनी बड़ी इन बड़ी, बिग बिग सिटी में तो सर पोर्टफोलियो ही का वर्ड यूज हो रहा है। हाँ हाँ हाँ, अब यूज तो यहाँ भी होगा, ऐसा नहीं है कि यहाँ नहीं होगा, यूज तो यहाँ भी होगा, बिकॉज इट इट हैज बिकम स्लैंग, और यूज हर कोई करेगा उसको। लेकिन मैं ये बता रहा हूँ भाई, कि आप लोग कितनी तैयारी पहले करेंगे, रिज्यूमे अपना फिट करेंगे, और रिज्यूमे फिट करने के बाद में है, कुछ दिख रहा है। क्या फिरदौसी रहमान, क्या कर रही हो तुम? हमने कहा कौन आ गया, हम तो जेब में पैसा देखने लगे थे फुटकर है कि नहीं। आ जाइए आ जाइए, आ जाइए ऊपर आ जाइए। हेलो। यस सर। हाँ आ जाइए जी। 1 मिनट का समय दीजिएगा, मैं जो इंक्वायरी आई है मैं इसको हैंडल कर लेता हूँ, ठीक है। ओके ओके सर। हाँ, 1 मिनट समय दीजिए, वो स्टूडेंट्स कुछ आ गए। जाइएगा कोई नहीं, ठीक है, सब इन क्लास में रहिए। ओके सर।
जी मैं आ गया। आप लोग सोए तो नहीं? नो सर। देखिए इतनी सुबह सुबह बता 9 सवा 9 बजे सेंटर चले जाते तो कहिए मैं था। हाँ, तो क्या कह रहे थे बेटा हम लोग? रिज्यूमे और सीवी। रिज्यूमे और सीवी, रिज्यूमे और सीवी, ये तो क्लियर हो गया था ना? यस सर। यस सर। तो अगर बेटा ये देखिए ये क्लियर हो जाता है तो अब बात करते हैं कि हमें इंटरव्यू देने के लिए सबसे जरूरी चीज जो हमारे अंदर होनी चाहिए वो क्या है बताओ? कॉन्फिडेंस। 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 क्योंकि जो 70% लोग इंटरव्यू में सिलेक्ट नहीं होते सिर्फ और सिर्फ लेक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से। राइट। यस। हाँ, इतना बड़ा रेशियो है मैं आपको बताऊं क्योंकि मैं भी उनका एक हिस्सा रह चुका हूँ। आप में से, मेरे ख्याल से आप में से भी कुछ लोग ऐसे होंगे जो इस यस चीज सर। को महसूस किए होंगे कि यार वो कॉन्फिडेंस नहीं था। पता तो सब होता है, आता तो सब कुछ है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं था इसीलिए नहीं हो पाया। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि कॉन्फिडेंस। अब कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? मार्केट में तो मिलता है नहीं। कॉन्फिडेंस कहाँ से आएगा? कॉन्फिडेंस आता है बार बार चीजों को अटेम्प्ट करने से। ठीक है, बार बार चीजों को अटेम्प्ट करने से कॉन्फिडेंस आता है। आप जितने भी इंटरव्यूज चल रहे हों, आप करीब करीब छोटे मोटे स्कूलों में कहीं पर भी, उन सब को ट्राई करो। ठीक है, उन सब को यूं ही ट्राई करो। ये नहीं कि मुझे करना ही है यार, अरे यार यहाँ पे 2,000 रुपया सैलरी देते हैं तो हम क्यों जाएं। नहीं, जाओ इंटरव्यू करने, क्योंकि इंटरव्यू में जो चीजें तुमको मिलेंगी ना, कॉन्फिडेंस वो 2,000 नहीं, वो 2 लाख रुपए में भी कोई नहीं दे पाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज। ठीक राइट है, सर। कॉन्फिडेंस लाने का एक ही तरीका है कि बार बार आप इंटरव्यूज को अटेम्प्ट करिए। इंटरव्यू कहीं पर भी चल रहा हो, दोस्तों के साथ जा रहे हैं, कोई दोस्त आपका इंटरव्यू के लिए जा रहा है, आप भी चले जाइए साथ में। आपको नौकरी नहीं करनी, बस आपको इंटरव्यू देना वहां, क्योंकि जब आपके पसंद की जॉब होगी तब आप करिएगा। लेकिन इंटरव्यू देने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। ठीक है,
Yes. तो इंटरव्यू आप कहीं भी दीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो कॉन्फिडेंस आएगा। अच्छा, जिन्होंने कभी दिया ही नहीं इंटरव्यू, उनके लिए क्या सीन है? तो उनके लिए सीन ये है कि वो अपने मॉक इंटरव्यूज को करें, यानी मॉक इंटरव्यू करें। जैसे उनके टीचर्स हैं या फिर उनके कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो थोड़ा सा अच्छे हैं और किसी जॉब में हैं पहले से ही, तो उनसे बोले कि यार तुम जैसे मेरा इंटरव्यू दो बैठ कर, है ना, क्या क्या पूछोगे, तो मुझे लगे क्या क्या पूछा जाता है। तो ऐसे करके वो भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं, आप समझिए इस बात। ऐसे भी वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं कि भाई उन्होंने ऐसे ऐसे बताया है, तो लाओ हम इसको बोलने का प्रयास करें। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज यहाँ पर खत्म हो जाती है। अब आगे क्या है? अब आगे ये है कि भाई कॉन्फिडेंस है या नहीं हो, तो आगे ही पता चलता है कि आप कितना भी प्रिपरेशन से इंटरव्यू में पहुंच जाइए, और जब सामने बैठते हैं तो कहीं ना कहीं हेजिटेशन होता है। तो ये ऐसा नहीं है कि आपके साथ होता है, ये दुनिया में हर किसी के साथ होता है। चाहे Yes. जितना आप इंटरव्यू दे चुके हैं या कुछ भी है, लेकिन शुरुआत में हेजिटेशन हर किसी के साथ में होता है। 10-15 सेकंड, इसीलिए 10-15 सेकंड जो होते हैं वो हाय हेलो ग्रीटिंग में आदमी निकालता है, ताकि उसके अंदर का कॉन्फिडेंस लेवल बैलेंस हो जाए। ठीक है? Yes, sir. हाँ, अब बेटा देखिए, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है तो लाने का तरीका क्या है? लाने का तरीका ये है कि आप अपने कंफर्ट जोन में बैठिए, यानी जो फॉर्मल तरीका सिटिंग का होता है। देखो, मैं यहाँ से आपको बता देता हूँ कि आप एंट्री कैसे करते हैं। एंट्री करने का तरीका क्या है कि आप पूछते हैं सर मे आई कम इन। ठीक है? पूछते हैं ना? Yes, sir. Yes. हाँ, पूछिए, बिल्कुल पूछिए, लेकिन आप चाहे तो इसकी जगह सेंटेंस चेंज करके भी बोल सकते हैं। मैंने एक बार पढ़ाया था आपको स्टेप इन, है ना? तो आप चाहे तो इस सेंटेंस का उपयोग कर सकते हैं, सर मैं स्टेप इन, मे आई स्टेप इन, क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ, मे आई स्टेप इन, क्या मैं अंदर दाखिल हो सकता हूँ। तो ये सेंटेंस थोड़ा सा नया है और मैनर में भी है। ठीक है? Yes. तो आप इस तरह के अगर सेंटेंस बोलते हैं तो इसका प्रभाव पड़ता है। ये थोड़े प्रभावी सेंटेंस है। क्या मे आई कम इन, मे आई कम इन तो हर कोई बोलता है, लेकिन आपने Yes, जाकर sir. बोला मैं स्टेप इन, तो ये थोड़ा सा इंप्रेशन जमाता है। थोड़ा सा एक सोच सामने वाले की चेंज होती है कि यार हर कोई तो मे आई कम इन वाला है, ये मे आई स्टेप इन, यानी थोड़ा सा नया है। और आज के जमाने में लोग ज्यादा उन लोगों को ही प्रेफर करते हैं जो ना स्मार्ट होते हैं, Yes, sir. जो अपडेटेड होते हैं। जैसे हम लोग को भी ना अपडेटेड वाले सेल फोन चाहिए, नोकिया 3310 किसी को नहीं चाहिए, हर किसी को स्मार्टफोन चाहिए। Yes, sir. तो जो इंटरव्यू लेने वाला बंदा होता है ना, उसको ऐसे बंदे चाहिए ना जो स्मार्ट हो, अपग्रेडेड हो, ये चीज। अच्छा, अब देखिए बेटा, इंटरव्यू में आप एंट्री की, चलने का जो तरीका आपका होगा वो मैंने एक बार बताया था जब स्टेज क्लास की बात की थी मैंने आप लोगों से, कि आप पैरों को रगड़ कर कभी नहीं चले, क्योंकि बहुत से लोग की आदत होती है ना पैरों को घिस कर चलने की। Yes, sir. हाँ, Yes. तो पैरों को घिस कर जाना, ये जो एनोइंग साउंड होता है ना, ये सीधा सीधा डिस्क्वालीफाई करा देता है। सीधा सीधा आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। तो बहुत लिहाज रखना है इस बात का कि भाई आपको बिल्कुल भी पैरों को घिस कर नहीं चलना है, सीधा सीधा आपको जाना है। सिंपल से जो तरीका होता है, लड़कियों को चाल अलग होती है, लड़कों की अलग होती है ना? उसमें बिल्कुल भी कोई नेगेटिव एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि आप ऐठे हुए जा रहे हैं बिल्कुल अंदर, है ना? ये चीज है, बहुत सिंपल तरीके से एंट्री करिए। ठीक है? और बैठने के लिए पूछा जाता है, अगर वो नहीं कहते हैं तो आप गए, आपके पास सीट सामने है, उन्होंने खुद कहा प्लीज हैव अ सीट, तो आप जब सीट लेंगे तो तुरंत बोलेंगे थैंक यू सो मच। Yes, sir. ये तरीका होता है बेटा। अब देखिए, इंटरव्यूअर जो होता है वो पूछता क्या क्या है, मैं आपको बताता हूँ मेन चीजें क्या होती है। आपने देखा होगा ज्यादातर लोग कहते हैं जरा अपने बारे में बताइए, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, कहते हैं ना बेटा? Yes, sir. तो आपका रिज्यूमे में नहीं लिखा होता है क्या आपके बारे में? सर लिखा होता है। उसमें तो सब कुछ लिखा होता है, फिर भी पूछते हैं। क्या कोई बता सकता है तब क्यों पूछा जाता है? क्योंकि जब मेरे हाथ में तुम्हारे मार्क्स हैं, आपने हाई स्कूल की मार्कशीट मुझे दी, मैंने सब देख लिया, इंग्लिश में कितना, हिंदी में कितना, मैथ में कितना, अगर फिर मैं आपसे पूछूं चलो अपने हाई स्कूल के नंबर बताओ, तो आपको लगेगा ना यार अजीब बेवकूफ आदमी,
हाथ में मार्कशीट लेकर हमसे कह रहे नंबर बताओ, लेकिन ऐसा क्यों किया जाता है बताओ? लैंग्वेज जी लैंग्वेज चेक, बात करने का तरीका देखने के लिए। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने, एक ये भी चीज है। वो ये जानना चाहते होंगे कि जिस बंदे का मार्कशीट है उसे नाम मतलब अपना रोल नंबर और वगैरह नंबर सब्जेक्ट वाइज याद है कि नहीं याद है। ये भी एकदम सही बात। शादी ये दोनों बातें आप दोनों ने कही है बेटा, ये दोनों एकदम सही है, ऐसा ही होता है। लेकिन साथ साथ एक चीज और मैं आपको बताऊं, वो देखना चाहता है कि आपका जो कम्युनिकेशन स्किल है वो कैसा है, आपका जो ये बोलने का तरीका, किसी से बात करने का तरीका है कैसा। कि अगर मान लीजिए किसी आप ऐसी कंपनी में जॉब नौकरी इंटरव्यू दे रहे हैं जिसका काम है सेल्स का, यस सर, ठीक है, Yes. यानी वो चीजों को सेल करती है, तो मैं आपको बता दूं सेल्स का इंटरव्यू सिर्फ वही लोग क्वालिफाई कर पाते हैं जिनकी कम्युनिकेशन में दम होता है। और सेल्स डजंट मीन कि आपको मार्केट में निकल के ही चीजें बेचनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं कि आपको मार्केट में जाकर तभी सेल्स करना है। काउंटर सेल्स जो होते हैं, आउटलेट सेल्स जो होते हैं, है ना, एंड जो कॉल सेंटर बीपीओ होता है वहां से जो सेल्स होती है, ये सब का सब आप फोन से ही कर सकते हैं ऑफिस के अंदर बैठकर, और बहुत अच्छी सैलरी होती है इन सब में। बात समझे आप? Yes, sir. यस तो सर, सेल्स के Yes, sir. इंटरव्यू के लिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट के भरा होना चाहिए, आपको टॉकेटिव होना पड़ेगा, लेकिन पॉजिटिव जेस्चर्स के अंदर आपको स्पीकिंग करनी होगी वहां पर। तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि भाई हिंदी में तो चलो ठीक है, हो सकता है हिंदी में भी गड़बड़ हो जाएगा, इंग्लिश में कैसे मैनेज करें यार, इंग्लिश में क्या करें? तो अब इंग्लिश में करना यही है। अब देखो जाकिर हुसैन इस समय जोड़ने का कोई मतलब है 2 मिनट बाकी क्लास खत्म होने में? अब देखिए बेटा, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है उसी हिसाब से आप इंग्लिश बोलते हैं। आपको बहुत अच्छे से पता है कि आपको चीजें तो बहुत सी पता है, लेकिन जब इंग्लिश में बोलने की बात आती है किसी के सामने तो हम हिचकिचाने लगते हैं। इसीलिए मैं हमेशा चीज कहता हूँ कि आप लोग अपने स्किल पावर को बढ़ाइए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाइए, और ये बढ़ेगा सिर्फ एक तरीके से, वो है आप लोगों से बात करिए इंग्लिश के अंदर। यानी एकदम एकदम आप ना उसको फ्रीली बात करिए, इंग्लिश के अंदर फ्रीली बात करिए। लाइक हम जानते नहीं इस बंदे को कौन है, लेकिन इंग्लिश में बात कर रहा है, ला हम भी इंग्लिश में बात कर रहे हैं, ऐसे लोगों से। अब सबसे बेहतरीन इसका तरीका क्या है? सबसे बेहतरीन तरीका बच्चों ये है कि आप ना कस्टमर केयर जो एग्जीक्यूटिव होते हैं ना, कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव, यू मस्ट कॉल देम, बिकॉज सबसे बड़ी बात ये है, दे आर नॉट गोइंग टू मेक यू करेक्ट, Yes, sir. and they want to do that because you are talking as a customer and he is handling you. हाँ ये हो सकता है, इट मे पॉसिबल दैट कि वो देखे ही इज जस्ट ट्राइंग टू स्पीक इंग्लिश, तो वो आपसे कहे सर यू कैन स्पीक हिंदी, Okay. he would say sir you can speak Hindi, I understand, तो आप बोलो नो 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 आई विल स्पीक इन इंग्लिश, क्योंकि कोई न जान न पहचान, ही इज नो बडी टू यू, कि वो आकर आपके Yes, घर sir. पे बाद में बोलेगा कि अंग्रेजी बोल रहे थे, बोल ही नहीं पा रहे थे, फिर आपको शर्मिंदगी होगी। नथिंग इज गोइंग टू बी हैपन लाइक दिस। यहाँ Yes. सबसे बड़ा फायदा जो होगा बेटा क्या है, वो आपकी स्किल का फायदा होगा, आपकी स्किल के अंदर बहुत ज्यादा, क्योंकि मैंने बेटा खुद किया है तो मैं आपको बता रहा हूँ। और मैंने तो किया है कि उस समय वोडाफोन वगैरह बहुत ज्यादा चलता था, जियो का तो जमाना भी नहीं था, नहीं जियो का जमाना था, लेकिन वोडाफोन में यूज करता था उस समय। तो उस समय यही था कि मैं बोलता था तो शुरुआत में, एंड आई कमिटेड सो मेनी मिस्टेक। तो वो लोग कभी ऐसे बोलते, एक एक आध तो बोल दे, जैसे कभी लड़कियों से बात होती थी है ना कस्टमर केयर की, तो वो थोड़ा ज्यादा एटीट्यूड में बात करती, तो एक Yes, आपने sir. बोल दिया, अरे अरे सर जब गलत गलत बोल रहे हैं तो हिंदी में ही बोल दीजिए ऐसे। तो हमने उसको ये बोला, हमने कहा नहीं गलत ही बोलेंगे, बट आई विल स्पीक इन इंग्लिश बिकॉज आई एम जस्ट प्रैक्टिसिंग। हमने ये कह दिया कि अच्छा तो प्रैक्टिस करने के लिए फोन किया है।
हमने कहा कि हाँ जी मैडम यही। तो उसने बात की थोड़ी देर फिर, है ना, जब उसको लगा कि हमने प्रैक्टिस के लिए फोन किया है तो उसने थोड़ी देर बात की। तो बहरहाल कहने का मतलब ये है बेटा, ये एक ऐसी चीज है कि जिसको अगर आप लोग कर लेते हो तो बहुत ज्यादा फायदा रहेगा आपको। हाँ, आप लोग खुद देखोगे, अगर आप पर डे 2-3 बार कस्टमर केयर को फोन लगाओ, उससे कोई फर्क पड़ता नहीं कि आपको तो यार कुछ मसला हो जाएगा, कई बार फोन करूंगा तो कोई ऐसा मसला नहीं होगा। जस्ट कॉल टू कस्टमर केयर 198 या जो भी आपका नंबर हो, 198 तो पूरे इंडिया में चलता है कस्टमर केयर का, और उससे जल्दी मिलाइए फोन कनेक्ट पर। भी तो अब नहीं बात क्या होता। करेंगे? नहीं नहीं, हो जाता है भाई, हो जाता है। और बात क्या करेंगे? बात आप करिए नेटवर्क इश्यूज की। कैसे बात करेंगे आपको पता है। पहले आप एक हिंदी का एक होमवर्क तैयार करिए कि श्रीमान मेरे यहाँ आपका नेटवर्क बहुत स्लो है, मेरा इंटरनेट सर्फिंग अच्छे से नहीं हो पाता है, 4G के नाम पर आप लोग 2G से भी बदतर नेटवर्क दे रहे हैं। पहले ऐसे बनाइए, फिर उसको सोचिए इसको इंग्लिश में चेंज कैसे करें। ठीक है, लेकिन लिखना नहीं इंग्लिश में बदल कर उसको गलती से भी, क्योंकि अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तब तो आपकी जो स्किल है ना वो लो हो जाएगी, कि हिंदी लिख के इंग्लिश लिखा फिर इंग्लिश देखकर बोल रहे हैं। जिंदगी भर ऐसा नहीं आएगी अंग्रेजी। आप हिंदी में कहानियों को लो और उसको इंग्लिश में ऐसे एज ए सामने रख कर हिंदी में ऐसे पढ़ रहे हो, इंग्लिश में उसको अंदर ही अंदर बोल रहे हो। इसको बोलते हैं कॉन्फिडेंस लाने का और स्किल्स को बढ़ाने का सबसे मजबूत तरीका। न्यूज़पेपर सबके घर में होंगे कहीं ना कहीं, नहीं होंगे तो जो मार्केट से सामान आता है ना उसके अंदर पुड़िये होती हैं न्यूज़पेपर की, उसको निकाल कर पढ़ो। पढ़ो कि भैया बिहार के अंदर नीतीश बाबू ने भाजपा का साथ छोड़ दिया और आरएलडी के साथ मिलकर सरकार बनाई। नीतीश कुमार सरकार ने बनाई। 8वीं बार मुख्यमंत्री होने की शपथ ली। अब इसको आपने पढ़ा, अब इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दो। इन बिहार नीतीश कुमार लेफ्ट बीजेपी बीजेपी एंड ज्वाइन। ही क्या कहेंगे यार, हाँ हाँ, he made a government with RLD, हाँ with RLD and he took, हाँ पढ़ाया तो था यार सर ने, शपथ लेने को क्या पढ़ाया था, ओथ पढ़ाया था, हाँ। ओथ। एंड ओथ। he take an oath 8th time as a chief minister again। हो गया बेटा। ओके। ऐसे करना खाली शुरू कर दो कि ऐसे पढ़कर ऐसे इंग्लिश में बोलना दिमाग में शुरू कर दो। अगर थोड़ी सी ऐसी मेहनत कर ले जाओ तो आपको ना कोई इंग्लिश में पकड़ नहीं सकता आपका हाथ, आप इतना जान। क्योंकि ऐसे जब आप करने लगोगे ना तो आपकी नॉलेज इतनी ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि आपको मीनिंग्स बहुत सारे मिलेंगे। फिर सोचो कि अरे यार इसकी मीनिंग क्या, फट से डिक्शनरी रखो मोबाइल के अंदर ढूंढ लो, अच्छा इसको ये बोलेंगे, फट से यूज कर लिया उस मीनिंग। तो आपकी मीनिंग्स भी बहुत ज्यादा हाई फाई हो जाएगी, वोकैबुलरी स्ट्रांग हो जाएगी आपकी बेटा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि आप कुछ भी देखकर इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लोगे। इधर सामने बैनर पोस्टर देखते थे हम लोग, लिखा होता था भाई यहाँ सभी प्रकार की गाड़ियों की मरम्मत होती है, हम लोग निकले देखा फट फट सब इंग्लिश में बोलते चले गए, है ना। एवरी काइंड ऑफ कार इज रिपेयर्ड हेयर, बस ऐसे एवरी काइंड ऑफ कार आर रिपेयर्ड हेयर। यहाँ बाइक की धुलाई होती है, बाइक इज वॉश्ड हेयर, ऐसे निकलते थे तो बोलते जाते थे हम। तो ये चीजें जब आ जाए अंदर आपके, आ जाए वो आप समझ लो कि यार अब तो सब कुछ अंग्रेजी है। जानते हैं ये कौन सा तरीका है? ये वो तरीका है कि आपको पता होगा जब बचपन में आप लोग स्कूल जाते होंगे तो यही चीज होती थी बेटा। जब आप थोड़ा सा भी पढ़ने लिखने लगे थे, अब काबा कब, और रास्ते में आपको कहीं बोर्ड या बैनर, पहले तो बोर्ड बैनर ऐसे नहीं चलते थे, पेंट वाले चलते थे, तो आप हम ना उसको देखकर पढ़ते थे क्या लिखा हुआ है, सा गा बड़ी की मात्रा, सगीरा सगीर, टा में थे, लारा लर टेलर, सगीर टेलर, ऐसे पढ़ते थे रास्ते में। यस यस सर। आप लोगों कहीं ने नहीं किया बार क्या ये? यस सर, कहीं सर सफर में जाते थे, जो समझ में सबने आता था किया सब पढ़ है लेते थे। सर। बेटा कुछ भी, बस हो, ट्रेन हो, सफर हो, हजार हो, कहीं पर भी जाते थे, कुछ लिखा हुआ मिला तो पढ़ने लग जाते थे। तो अब वही सीन वापस लाना है लाइफ में, आपको वही स्किल्स वापस लानी है। आपको जो कुछ कहीं पर भी दिखे उसको इंग्लिश में बोल, कहीं इंग्लिश में दिखे उसको फट से हिंदी में बनाने का प्रयास करो। नजर के सामने से कुछ भी गुजर जाए, वो हिंदी में हो इंग्लिश में हो, अगर हिंदी में तो फट से उसको इंग्लिश में बोल दो, इंग्लिश में तो उसकी हिंदी निकालो फट से, क्या होगी यार, मीनिंग, चलो जल्दी मीनिंग सर्च करो इसकी,
ये होता है पावर, है ना, ये चीज। तो चलिए, हम बहरहाल बात कर रहे थे इंटरव्यू की। तो अब देखिए उसमें Yes, कुछ sir. चीजें और है इंपॉर्टेंट जो जरूरी है जानना आप सबके लिए, कि एक हल्की सी स्माइल चेहरे पर होनी चाहिए, जो आपके जो हेजिटेशन है ना उसको छुपाता है। वो आपके हेजिटेशन को छुपाता है। एक हल्की सी स्माइल आपके हेजिटेशन को छुपा देती है। Right. तो एक हल्की सी स्माइल आपको वियर करनी है। एंड जो बातें होती हैं उसमें इस बात का लिहाज रखा जाता है कि आपका जो एटीट्यूड है वो नेगेटिव तो नहीं हो रहा है। जैसे मान लीजिए आपने डिग्रीज आपके पास बहुत बड़ी हैं, आपने ना एमबीए किया हुआ है या फिर ऐसे ही कोई बड़ी डिग्री आपने की हुई है, तो आपसे कोई सवाल पूछ रहा है डिग्री के बारे में, तो सोचे यार हमारी तो डिग्री इतनी बड़ी है यार, तो लाओ थोड़ा सा ऐंठ कर जवाब दे दें। तो एक नेगेटिव जेस्चर जो होता है ना, एक वो नेगेटिव एटीट्यूड को शो ऑफ करता है, जिसकी वजह से थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो आपको बहुत पोलाइटली बोलना है, बहुत कॉन्फिडेंस से बोलना है। देखो बच्चों, अगर आप बहुत पोलाइटली बोलते हैं ना तो अपने आप आपके अंदर ना कॉन्फिडेंस रहता है। बहुत ऐंठ कर बोलेंगे तो कुछ ना कुछ गड़बड़ होना ही होना है। क्योंकि देखिए बहुत आराम से अगर आप बात करेंगे तो किसी भी तरह की बात को किया जा सकता है, और ज्यादा मतलब तेजी के साथ में और ज्यादा एकदम ओवर स्मार्ट बनने के चक्कर में आप चीजें गड़बड़ हो जाती हैं, आप सबको पता है। तो बहुत ही पोलाइट नेचर में बोलना है। जब भी बात पूछी जाती है टेल मी अबाउट योर सेल्फ, जो मैंने इंट्रो आपको लिखाया था, एज इट इज आपको बोल देना है कंप्लीट, Yes, sir. एज इट इज बोल देना है। लेकिन बस देखना है कि प्रेजेंट टाइम पर वो चीजें हैं कि नहीं है जो आपने उसमें बोली थी, आई एम लर्निंग या आई एम डूइंग। यानी आप वही नौकरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, आप वही पढ़ाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस। अगर आपको लगता है नहीं बस वहां पढ़ाई खत्म हो गई, तो आई हैव डन के साथ में सिंपल कंप्लीट कर देंगे Yes, ये बात भी ध्यान रखनी है। Yes, अब sir. कभी कभी इंटरव्यू वगैरह देते समय सर में खुजली होने लगती है या बदन में कहीं खुजली होने लगती है, क्योंकि बहुत कॉमन सी चीजें किसी के साथ भी हो सकती है। क्या करेंगे? neglect करेंगे इसको। है जी, स्मार्टली खुजला लेंगे। कैसे खुजला लोगे? जैसे सर आप बताए थे। याद है ना? यस सर। यानी आपको तब नहीं बालों में खुजली करनी है कि आप जब चुपचाप बैठे हुए हैं वो कुछ नहीं पूछ रहा है, क्योंकि तब वो इसी बात को नोटिस करेगा आप क्या कर रहे हैं। लेकिन आपको तब ईचिंग करनी है, मान लो कहीं पर ऐसी ईचिंग होती है जो आपको टॉलरेट नहीं हो पा रही है, आपको लगता है कि नहीं यार इसमें तो करना ही पड़ेगा वरना फिर डिस्टर्ब हो जाऊंगा मैं, तो आपको स्मार्टली, है ना, उसको किस तरह से ईच करना है, ये मैंने उस दिन समझाया था आपको कि बात करते ही करते। क्योंकि देखिए जो जेस्चर होते हैं ना हैंड के, वो आप सबको पता है कि जब भी हम बोलते हैं तो हमारे जो हाथ होता है ना वो मूव करता है ना, उसको हम जरूर हिलाते हैं बात करते करते हुए। तो अगर ऐसे कर रहे हैं तो उसी में आपने बात करते करते आराम से कॉन्फिडेंस में धीरे से सर में खुजली कर ली, है ना, या थोड़ा सा गर्दन वगैरह में कभी कभी हो जाता है आपने ऐसे, यानी सामने वाला नोटिस ही नहीं कर सकता, नोटिस कर ही नहीं पाएगा अगर आप कॉन्फिडेंस में इसको कर रहे हैं तो। पहली चीज, अगर आप खामोश बैठे हुए हैं और आप कह रहे हैं यार खुजली हो रही है सर एक्सक्यूज मी, उसको एक्सक्यूज मी बोल के खुजली करने लगेंगे तो प्रॉब्लम होती है, ये थोड़ा सा एनोइंग लगता है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा। मान लीजिए कभी ऐसा सीन आता है तो आप उसको ये ना कहिए कि सर एक्सक्यूज मी मुझे खुजली हो रही है, मैं जरा सा खुजली करके आता हूँ, एक मिनट आप बैठे रहिए, सवाल मत पूछिए अभी। तो ये चीज आप लोग को ध्यान देना है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं करना किसी को, ओके। Yes, sir. अच्छा मान लो आपका कॉन्फिडेंस जैसे आप बैठे, जितना आप सिखाया पढ़ाया लिखाया सब गायब हो गया और घिग्गी बन गई एकदम, बिल्कुल गले से आवाज ही नहीं निकल रही बाहर, तब पता है क्या,
you are allowed to ask the water. ठीक है बेटा, Yes, sir. इसमें कोई Yes. मसला नहीं है, इसमें कोई मसला नहीं है कि आप बैठे तो उसने, क्योंकि आपकी शक्ल देखकर सामने वाला बोलेगा आर यू हेजिटेटेड, आर यू नर्वस, आप बोलो यस सर आई एम नर्वस बिकॉज इट इज माय फर्स्ट टाइम इंटरव्यू, ऐसा सिंपल बोलो। एंड कुड आई हैव वाटर प्लीज सर, पढ़ाया याद है? Yes, sir. हाँ, कुड आई हैव वाटर प्लीज, तुरंत वो आपको ऑफर करेगा पानी के, बिल्कुल बेटा पानी पियो। पानी पिया आपने, अब देखिए ये जो दो बातें हुई आपके और इंटरव्यूअर के बीच में, ये आपके अंदर ना एक थोड़ा सा कॉन्फिडेंस ला देंगे, बाकी बातें होने से पहले पहले। तो आप पानी मांग कर पी सकते हैं, यू आर अलाउड, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू के अंदर ऐसा नहीं है कि आप पानी भी नहीं पी सकते। पूरी दुनिया में कहीं भी इंटरव्यू दीजिए, आप पानी लेकर पी सकते हैं। ओके, तो ये वो चीजें हो गई जो बहुत बेसिक है बेटा। ये खाली कुछ थ्योरेटिकल चीजें मैंने बताई हैं आपको, जो इसका प्रैक्टिकल होता है एकदम पोल सपाट होता है, मैं आपको फिर से बता दूं। तो इसके लिए जरूरी है कि आप जहां पर हो वहां पर एक मॉक इंटरव्यू का एक सीन बना लें, 2-4 लोग मिलकर, फ्रेंड्स वगैरह, फ्रेंड्स का जोन जो जॉब करते हो कहीं, तो आपके फ्रेंड जोन में कुछ ऐसे हो तो उनको कह दो भैया आप 2 लोग इंटरव्यूअर बन जाइए और हम इंटरव्यू देंगे यार, एक आध बार चलो ऐसे कर लेते हैं रोल प्ले, तो हो सकता है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाए हमारा। तो ये बहुत सही तरीका है करने का। ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे पता है ऐसा कोई करवन पाता है नहीं, है ना दोस्त लोग ऐसे होते हैं, जाओ इंटरव्यू का वहीं सब नाटक करें बैठकर, अगर हो तो कर सकते हैं, नहीं है तो सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि अपनी कम्युनिकेशन स्किल को आप मजबूत करिए, क्योंकि सारी चीजें एक तरफ हो जाती हैं और आपकी स्किल एक तरफ हो जाती है स्पीकिंग की। अगर आपकी लैंग्वेज, आपकी कम्युनिकेशन स्किल स्ट्रांग है बेटा, तो अगर आपकी ड्रेस में थोड़ी सी कमी रह गई, आपकी ग्रूमिंग में थोड़ी सी कमी रह गई है ना, तो बंदा सामने कहता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं, ये तो सही हो जाएगा, इसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छी। हो सकता है टाइम ना मिला हो दाढ़ी सही करने का इसको, हो सकता है आयरन लाइट ना हो, घर पे आयरन नहीं किया इसने पैंट पर अपने, इतना चल जाएगा। लेकिन अगर कम्युनिकेशन स्किल ही खराब है और खूब अच्छे से ड्रेसअप होकर गए, तो वहां पर रिजेक्शन के चांसेस ज्यादा रहते। आप लोग को कुछ पूछना है इंटरव्यू के दौरान या इंटरव्यू से पहले, क्या कैसे किस चीज क्या किया जाए तो पूछिए जी। Do you want to ask anything about the topic? No, sir. काहे नहीं नो सर? सर ड्रेस कैसा होना चाहिए? Formal. ये तो बताया अभी हमने, फॉर्मल होना चाहिए, कलर भी मैंने बताया आपको, ब्लैक एंड व्हाइट, है ना। लेकिन जैसे आप देखो जरूरी है सर ब्लैक एंड व्हाइट? जी मैंने बताया कि मोस्टली ब्लैक एंड व्हाइट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा फॉर्मल कलर माना जाता है, बहुत ही ज्यादा। यस। अगर ऐसा नहीं मैनेज कर पा रहे हैं तो कोई भी ऐसा लाइट कलर चल जाएगा या डार्क कलर चल जाएगा, लेकिन शर्ट व्हाइट ही होनी चाहिए, 90% व्हाइट होनी चाहिए शर्ट। यस। यानी कोई भी ऐसा कलर जो भड़काऊ ना हो, है ना, वो उस तरह का पैंट हो आपका और शर्ट। लेकिन मैंने कहा कि ज्यादातर पूरी दुनिया के अंदर ब्लैक एंड व्हाइट कपड़ा जो होता है ना, फॉर्मल पैंट और शर्ट, वही ज्यादा माने रखता है, वही ज्यादा चलता है। सर जीन्स तो नहीं चलता होगा ना? क्या सर जीन्स तो नहीं चलता होगा ना? पहले इसमें हाँ वो एब्सेंट तो भी मैंने बताया था, जीन्स जो होता है ना, देखिए जीन्स 2 तरह की होती है, एक होती है इनफॉर्मल, एक होती है कैजुअल। तो इनफॉर्मल जीन्स जो होती है, जो आप देखते हैं लड़के पहने रहते हैं ना, फंकी लुक इसमें होता है, कटी फटी नोची सड़ी गली, यस। है ना, ये फंकी लुक की जीन्स होती है, जो जाहिर सी बात है आप कतई स्कूल पहनकर नहीं जा सकते। यस तो अगर स्कूल कॉलेज पहनकर नहीं जा सकते, वहां पर आप टीचर हैं, आप नहीं पहनकर जा सकते, तो इंटरव्यू में तो कोई हिसाब ही नहीं। तो लेकिन एक जीन्स होती है जो होती है कैजुअल,
कैजुअल जीन्स का मतलब होता है वो लूज होती है जीन्स, वॉश नहीं होती है, सिंपल जीन्स होती है, वो क्रॉस पॉकेट होते हैं उसमें, जैसे पैंट में लगे होते हैं। तो उस तरह की जीन्स कैजुअल होती है, लेकिन वो इंटरव्यू के लिए नहीं होती। वो आप पहन तो सकते हैं, अपने जॉब पर पहन सकते हैं, आप अपने स्कूल में पहन सकते हैं, आप पढ़ाने जाते हैं तो भी पहन सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो कैजुअल जीन्स पहनते हैं, कैजुअल शर्ट्स पहनते हैं। लेकिन इंटरव्यू देने के लिए सब कुछ फॉर्मल होना चाहिए। बढ़िया अंदाज शूज के यहाँ से डाल। इवन शूज आपको ब्राउन नहीं पहनने, बिल्कुल भी। पूरी तरह से प्रोहिबिटेड बताते हैं कि इंटरव्यू के अंदर आप ब्लैक शूज ही 100% प्रीफर करके पहन कर जाइए, और वो भी चमड़े के जो Without- शूज होते रहे नहीं, सिंपल वाले फॉर्मल शूज। Yes. वो ये नहीं कि आपके पास वुडलैंड और रेड चीप का जूता था 5,000 रुपए वाला, उसको पहन कर जाए हम। क्योंकि इंटरव्यू में आपकी चीजों को नोटिस किया जाता है बेटा। Yes. हाँ, तो आप चीजों क्या को पहन कर आए मूवमेंट हैं। दोनों ही चीजों को हाँ नोटिस किया जाता है। हाँ, वो तो मैंने बताया सर बहुत सारे आपको। लोग जो मतलब चेयर रहती है उसको वो एकदम से मतलब खींचा और इनोइंग होती है और बैठ जाते हैं, तो उस पे भी डिस्क्वालीफाइड होते हैं। ये तो मैंने, मेरे ख्याल से याद है कि मैंने आपको शायद बताया था एक मर्तबा, कुछ ऐसा ही सीन चेयर वाला, है ना। लेकिन वो तो एक आईएएस के इंटरव्यू की बात थी जब मैंने बताया था, यहाँ पर ऐसा कुछ खास है नहीं। एंड जब प्राइवेट कंपनी वगैरह में आप इंटरव्यू करते हैं तो छोटी छोटी चीजों को नोटिस करते हैं वो लोग, देखो, है ना। जैसे मैंने क्या कहा भाई, आपके चलने का तरीका, आपके बात करने का तरीका, सर में खुजली हो गई तो खुजली कैसे करेंगे इसका तरीका, बालों को कैसे आपने कंघी किया हुआ है, कॉम कैसे किया हुआ है इसका तरीका, लड़कियां हैं तो लड़कियों ने किस तरह से मेकअप अप्लाई किया हुआ है, लिपस्टिक लगा रखी है कि नहीं लगा रखी है, नाखून बड़े हैं तो उनको उन्होंने साफ किया, ये सारी चीजें मतलब सब एक एक चीज मैनेज करती। और चलो याद आ गया, लगे हाथ में बता दूं आप लोग को। देखिए जो हॉबीज का जो सेक्शन होता है आपके सीवी के अंदर, तो जो, क्योंकि मैंने जब आप लोग को लिखाया था सेल्फ इंट्रो तब भी बता दिया था ये चीज, और आज फिर से बता रहा हूँ। हॉबीज का सीन एकदम क्लियर एंड कट होना चाहिए भाई, एकदम साफ सुथरा होना चाहिए। क्योंकि प्यारे बच्चों, अगर आपने नकली हॉबीज बताई, नकली हॉबीज समझे, रीडिंग न्यूज़पेपर, ट्रैवलिंग, उल्टी सीधी चीजें जो आप करते नहीं है, बस प्लेइंग क्रिकेट, ऐसे बता दिया कि भौकाल बन जाए हमारा, तो आप फंस जाएंगे आपकी सारी जो स्किल है ना वो सब एक तरफ हो जाएगी, आपके हॉबीज से सवाल पूछे जाएंगे, क्योंकि किसी भी इंटरव्यू में हॉबीज से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं। कुछ ऐसी हॉबीज है जिसमें से गाना गवा लिया जाता है अगर सिंगिंग लिखा है आपने। कुछ ऐसे इंटरव्यूज मैंने खुद दिए, मैं बता रहा हूँ अपनी बात आपको। सिंगिंग हॉबी लिखी तो गाइए। एक पिक्चर आई तभी थी, सर आपको आ गई सिंगिंग। नहीं तो मुझे तो आती क्या था, मैं सीखता था पहले, बहुत पहले। तो उसमें ये है कि कॉन्फिडेंस था, तो कॉन्फिडेंस में लिखा था मैंने उसको। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ आप लोगों से, या उन सारे लोगों से जो वीडियोस को देखेंगे एंड जिनसे आप कभी मिलिए, उनसे बताइए कि भैया हॉबी में वो चीजें जो आप सच में कर लेते हो, बस। कुछ भी हो सकता है हॉबी में, ऐसा नहीं है कि हाँ आप सोचो यार कुछ बहुत तगड़ा ही डाल दे, इंटरव्यूअर इम्प्रेस हो जाए। आपने लिख दिया स्पीकिंग इंग्लिश, तो अगर स्पीकिंग इंग्लिश आप में दम है ना इंग्लिश में आपकी, तब तो आप उसको लिख दो, क्योंकि आप इंटरव्यू तो इंग्लिश में ही कर रहे होगे, समझ जाएगा कि हाँ स्पीकिंग इसकी अच्छी, इसका मतलब ये बोलता होगा। लेकिन ये जो ट्रैवलिंग होता है एंड प्लेइंग होता है, प्लेइंग क्रिकेट होता है, यानी कुछ ऐसे गेम जो आपने कुछ भोकाल के लिए लिख दिए। प्लेइंग टेबल टेनिस, टेबल टेनिस मुझे पसंद है, मेरी हॉबी है, अब पता नहीं टेबल टेनिस का क्या मतलब है, तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा, है ना। हाँ, वॉचिंग न्यूज ऐसे आपने लिख दिया, तो वॉचिंग न्यूज, इससे सवाल बहुत से नेगेटिव हो सकते हैं। तो
सबसे आसान सा तरीका ये है लड़कों के लिए कि अगर उनकी अंग्रेजी अच्छी है तो वो लिख सकते हैं स्पीकिंग इंग्लिश में दी हॉबी। ठीक है। घूमना फिरना मुझे अच्छा लगता है ओकेजनली। ओकेजनली का मतलब समझ गए ना, कि जब छुट्टी हो कोई काम ना हो तो हम ट्रैवलिंग के लिए निकल जाते हैं, बाइक लेकर घूमने चले जाते हैं, इस तरह। अगर अगर आप टीवी या इस तरह की चीजें यूज करते हैं, मूवीज वगैरह देखते हैं, तो आप लिख सकते हैं वॉचिंग मूवीज। अगर कोई वॉचिंग मूवीज अरे बहुत दर्द करने अगर वॉचिंग मूवीज से आपसे कोई कहानी पूछ लेता है तो आप इजीली बता सकते हैं। अच्छा, अब जब ये बात सामने आई है तो एक बात और याद आ गई, मैं आपको लगे हाथ फटाफट बता दूं, इसकी भी प्रैक्टिस कर लीजिए। जैसे जो लोग आप में से फिल्म देखते हैं या सीरियल देखते हैं, ठीक है, जितने भी यस लोग, वो सारे के सारे लोग अपनी फेवरेट मूवी जो उनकी है या फेवरेट सीरियल है ना, उसकी पूरी स्टोरी इंग्लिश में लिख डालेंगे। हाँ, इससे इतना बड़ा एक दिन में तो नहीं लिख पाओगे, रुक रुक कर लिखोगे, 2 4 5 दिन लगेगा आपको लिखते लिखते इसमें। लेकिन बेटा इससे इतना बड़ा फायदा होगा कि आपके अंदर बहुत सारे स्किल्स आ जाएंगी इंग्लिश की। लाइक खास करके वोकैबुलरी आपकी जो होगी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, है ना। और जो एक तरीका है ना वो पास्ट वाला, कि पास्ट में जाकर प्रेजेंट बोलना, पास्ट में जाकर फ्यूचर बोलना, ये चीजें। अच्छा, वो मैंने उस दिन आप लोग को इफ वाली क्लास पढ़ाई थी, है जी, पढ़ाई थी बच्चों? सर कौन सी क्लास? इफ इफ इस नहीं सर इस आई वाली एफ इफ अगर सर कुछ इफ नहीं टॉपिक पढ़ाई थी? पढ़ाए थे इफ। यज्ञपी। यस। तो देखिए नहीं इफ सर वाली क्लास यद्यपि जो नहीं था। है, सो दैट अर्थ को यही से पढ़ाने और अच्छा तो सुनिए मेरी बात, इफ के साथ में वुड पढ़ना है ना, ये आपका सिलेबस अभी बैलेंस है मेरे पास। यस सर वुड वाला हाँ, इफ और वुड को आपको पढ़ना है। एंड कल इंशाल्लाह, तो अब इधर 1 2 दिन कोई न छोड़े क्लास, बिल्कुल भी। यस हाँ, तो ये मैं इधर इसको क्लियर कर देता हूँ। यानी आपका कोर्स का टाइम तो कब नहीं खत्म हो गया है, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपको ये सारी चीजें पहले फिनिश कर दूं, सिलेबस कंप्लीट हो जाए आपका। यस सर ठीक है। यस सर तो अब बताइए, ये जो इंटरव्यू से जुड़ी हुई बातें, इसमें से कुछ और पूछना है आप लोग को? जो कहीं पर भी कंफ्यूजन होगा तो आप उसको क्लियर कर सकते हैं, फिर से मैं बता दूं। व्हाट्सएप पे तो आप लोग ऐड हैं ही, तो कोई मसला है नहीं। तो आप लोग को पूछना होगा उससे पूछ लीजिएगा। ठीक है, चलिए 9:45 बजा है, अरे 9:45 में 10 बजने वाला है, और नगमा में बेचारी वो उनको पार्लर खोलना है। सर यस सर पार्लर तो खुल गया होगा, मैं थोड़ी ना खोलती हूँ। झाड़ू कौन लगाता है तब? सर स्वीपर है वहाँ पे। अरे मतलब इतना बड़ा आपका सैलून है कि वहां पर जो है स्वीपर वीपर लगा सर हुआ है? 4 मंजिल तक बना हुआ है, अभी कैसे एक बंदा सफाई करेगा? 4 मंजिल तक सैलून बना हुआ है पूरा आपका? यस सर। वाह अल्लाह, मैम कोई नौकरी वोकरी हो तो बताइए, मैं वही आज इंटरव्यू के लिए आ बहुत जाओ अच्छा कर लेता हूँ। हमारे इंटरव्यू के लिए आ जाओ बोलो। सर मुझे एक मेकअप आर्टिस्ट की, अच्छे मेकअप आर्टिस्ट की जरूरत है, आपके पास अवेलेबल हो तो बताइए। मैं खुद कर दूंगा मैम, मैं खुद कर दूंगा मेकअप, ऐसा करूंगा कि मतलब उसको लेकर लोग ज़ॉम्बी की फिल्में बनाएंगे। यस सर तो चलिए मैम, बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह, तरक्की करिए खूब अच्छे से। आमीन और आमीन। हम यहाँ सेंटर चला रहे हैं, हमारे पास एक स्वीपर नहीं है, हमको खुद स्वीपर बनना पड़ता है संडे संडे। आमीन। तो चलिए, 9:45 बजे मिलते हैं, ठीक है? 9:45 बजे मिलते हैं, 10 बजे। 10 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 बजे मिलते हैं, 10 बजे
सर वो बड़ा है ना, वो उसमें थोड़ा थोड़ा रैक बने हुए हैं सर। अभी डेली डेली सफाई, एक बंदे को 2 घंटे लग जाते हैं सफाई करने में। अच्छा, कितना स्टाफ है टोटल आपके यहाँ? अभी नीचे बॉयज में है 4 पर्सन, और 4 पर्सन हम ऊपर है, 8 है। अच्छा, और बॉयज का नीचे चलता है, गर्ल्स का ऊपर वहाँ पर है। राइट सर। तो बॉयज वाले में मेन कटिंग वटिंग कौन करता है? आप? नहीं सर, नीचे गर्ल्स नहीं जाती हैं। इनकेस अगर कोई क्लाइंट ऐसा रहता है कि उसको बॉयज से ही काम कराना है, तो बॉय मतलब जो बॉयज स्टाफ है उसमें से वो बंदा ऊपर आएगा तो वो क्लाइंट को डील करेगा। अच्छा मैम, अगर कोई ऐसा बंदा पहुंच जाए जो ना मेल हो ना फीमेल हो, तो उसको कौन करता है, मुझे बताइए। सर अभी तक दिस इज द मैंने ऐसा कोई क्वेश्चन। कस्टमर डील नहीं किया है। मैं कर सकती ना, इसीलिए पूछ रहा हूँ। कर सकती हूँ मैं, मतलब सर डिपेंड करता है कि मतलब हम लोग प्योरिटी जो रहती है हमारी, वो हम हम्म, पूछते हैं कि कस्टमर को क्या चाहिए, वो क्या कराना चाह रहा है और किससे कराना चाह रहा है। वेरी तो गुड, बहुत अच्छी बात है। क्या उसके नाम है सैलून अकॉर्डिंग का ही मैम? हमको तमन्ना यूनिसेक्स पार्लर। यूनिसेक्स पार्लर था वो, बट हमारे टाउन में यूनिसेक्स का मीन ही नहीं पता लोगों को, तो फिर उसके आगे हमने तमन्ना लगा दी। तमन्ना किसका नाम? वो हमारे इन लॉज में है, उनकी सिस्टर का नाम है। अच्छा। जो जेंट सैलून है वो ब्रदर इन लॉ हाँ, है, मतलब रिलेशन में, तो वो उनका जी। डिपार्टमेंट है, वो संभालते हैं। अच्छा 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 अच्छा, वेरी लेडीज गुड। में तो मैं आप, संभालती हूँ। अच्छा तो आप सारी कास्ट से, मुझे लगा आप बार्बर, वो जो कास्ट होती नहीं उसी से हैं। नहीं सर, मैं अंसारी हूँ, बस ये मेरा पैशन कह लो, प्रोफेशनल कह लो, कुछ भी सर वो हाँ बस। हाँ हाँ, सही है आपका मैम आपका पैशन। सैलून कहाँ है? जइयो का भैया, यूपी इन गंजुनवारा, नियर बदायूं। महबूब आलम जाएंगे, इनकी शादी से पहले इनको जो है आप लोग थोड़ा लड़कियों से इनका मेकअप करवा दीजिएगा। नहीं, नहीं मैं सर, कर हमारे दूंगी घर इनका पे है ना, मेकअप। हम भी सोच रहे हैं कि वो भी मतलब ब्यूटिशियन करना चाहते हैं, तो उनको पहले ब्यूटिशियन तो कहीं कहीं भी हो जाएगा। छोट एकदम से बड़े सैलून में सीख अकेडमी में ना भेजें, एक पहले प्रैक्टिस कराएं, ये बेसिक के जो छोटे मोटे सैलून रहते हैं, उसके बाद में एक जी। अच्छी अकेडमी में उनको भेजें, जहाँ पे कम से कम 1-1.5 लाख का कोर्स रहेगा, उसमें सब कुछ हम्म। सिखाया जाएगा, वहां पे करा लें। यहाँ तो हम्म। बच्चे फ्री वाला ढूंढते हैं, सरकारी वाला पता है आपको? जी सर। सरकारी वाले, इसमें भी सरकारी वाला नहीं, होता है क्या? होता है ना, हाँ, सरकारी होता है, सरकार सर्टिफिकेट मिलता करवाती है है उस जी। करवाती है सरकार। सरकार करवाएगी तो पता है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ब्यूटिशियन वाला। सिखाते सिखाते कुछ नहीं, वो इतने सिखाते हैं कि बेटा हाँ। देखो, नहीं सर, ऐसे पैसा बेसिकली बर्बाद करना बेसिक होता सिखाते हैं वो, बट लोग क्या है, वो अच्छे से सीखते नहीं है, बेसिक तो सिखाते हैं सर वो लोग। है। हाँ हाँ, बता तो रहा हूँ, वही सिखाते हैं, इतना खाली बाल कैसे नोचना है। हाँ, बाल नोचने का तो सिखा ही देते हैं सर। वही चीज मैं भी बता रहा हूँ भाई। तो चलिए, इंशाल्लाह मिलते हैं हम लोग कल वाली क्लास में। थोड़ा सा कुछ अल्लाह चैप्टर रह हाफिज। गए हैं, उनको हम लोग क्लियर करते हैं। ओके, ओके ओके, सर। ठीक है, अस्सलाम सलाम वालेकुम। अलैकुम।